जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज घटना चक्र जीएस पॉइंटर किताब के साइंस विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये इस किताब में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की कुछ श्रृंखलाएँ हैं, उस पर हम लोग हल देखते हुए व्याख्यात्मक प्रस्तुति करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। अब इसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। प्रश्न में पूछ रहा है कि मनुष्य का जिह्वा का वह कौन सा भाग है जो कड़वाहट के स्वाद का अनुभव देती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आंसर भी दिया गया है पीछे का भाग। तो इस प्रश्न का उत्तर तो सीधे आपको मिल गया कि पीछे का भाग है, अर्थात जीभ के पीछे के भाग से हमें कड़वाहट का स्वाद मिलता है। तो चलिए इसके विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी चर्चा करते हैं। जो मानव की जीभ होती है, टंग, ये 3 भागों में बटा होता है। इसका आगे के भाग को हम कहते हैं अग्रभाग, अर्थात आगे का भाग। इसे हम कहते हैं पश्च भाग या कंठ भाग, पश्च भाग या कंठ भाग, कंठ भाग। और इसे कहते हैं पार्श्व भाग, अर्थात साइड का भाग या लेटरल पार्श्व भाग, पार्श्व भाग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, प्रश्न में पूछा गया है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है तो पीछे का भाग, अर्थात जब पीछे का भाग से हम देखते हैं जीव का जो सबसे पीछे का भाग है, सबसे पिछला हिस्सा जो कंठ से जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो उस पर जब हम आते हैं कोई भी भोजन का स्वाद मिलता है तो उससे कड़वेपन का अथवा हम कह सकते हैं तीखे का स्वाद मिलता है। जो भोजन में तीखापन होता है वह तीखापन जो है ये पीछे के भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे के भाग से कैसा स्वाद हमें मिलता है, तो जिह्वा के अग्र भाग से हमें मीठे का स्वाद प्राप्त होता है, मीठे का स्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, और जो पार्श्व भाग होता है, अर्थात साइड के भाग होते हैं, यहाँ से हमको खट्टे का स्वाद प्राप्त होता है, खट्टे का स्वाद। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा गया है कि कड़वाहट कहाँ से प्राप्त हो रहा है तो उसका उत्तर आप लोगों ने देखा पीछे के भाग से, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मीठे का स्वाद कहाँ से मिलेगा अथवा खट्टे का स्वाद कहाँ से मिलेगा। तो मीठे की स्वाद की बात करें तो यह कहाँ से मिलेगा, अग्रभाग से, और खट्टे की स्वाद की बात करें तो यह पार्श्व भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है, और इसका उत्तर है आपके सामने छोटी आंत में। ठीक है, तो इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो इसकी देखते हैं हम लोग। मनुष्य में जो पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। ठीक है, पाचन क्रिया का प्रारंभ की बात करें, पाचन क्रिया का प्रारंभ, पाचन क्रिया का प्रारंभ। तो प्रारंभ की बात अगर हम करेंगे तो प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से होता है। ठीक है, इसके बाद ये चला जाता है ग्रास नली में भोजन, ग्रास नली जिसे अंग्रेजी में ईसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली में। ठीक है, अंग्रेजी में इसे ईसोफेगस भी कहा जाता है, ईसोफेगस। ठीक, इसके बाद ग्रास नली में से होते हुए यह आमाशय तक पहुंचता है, आमाशय तक पहुंचता है, और आमाशय से आकर छोटी आंत में पहुंच जाता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में पाचन से संबंधित 2 भाग हैं। पहला भाग इसका ग्रहणी कहलाता है और दूसरा भाग इलियम कहलाता है। ठीक, इलियम कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न को देखा जाए कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है, तो ये छोटी आंत में आकर संपन्न होता है, अर्थात इलियम में। अर्थात अगर प्रश्न के ऑप्शन में इलियम रहा होता तो इलियम में ही आकर अंतिम रूप से संपन्न होता है, क्योंकि
मनुष्य का जो छोटी आंत होता है ये कुल 3 भागों में बटा होता है, लेकिन पाचन की क्रिया अथवा ग्रहणी में होती है अथवा इलियम में होती है, 2 ही जगह पर होती है। तो यहाँ पर आमाशय से भोजन पहले ग्रहणी में आकर पहुँचता है और ग्रहणी के बाद इलियम में पहुँचता है और इलियम में आने के बाद पाचन की क्रिया अंतिम रूप से संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पर देखें, मुख से संबंधित कुछ चीज़ों को देख लिया जाए। यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं, मुख में अगर देखा जाए तो मुख से 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम, ठीक, 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। ये दोनों का नाम पूछा जाएगा आपसे, एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम, ठीक, लाइसोजाइम। इसके बाद मुख में ही पाचन क्रिया के सहायक अंग के रूप में 32 दांत होते हैं, 32 दांत और एक जिह्वा होती है, टंग, ठीक। इसके बाद मुख में पाचन क्रिया का होने के बाद ये आ जाता है ग्रास नली में, ठीक। अब ग्रास नली क्या है, तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता। ये क्या करता है, ये मुख में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र है। ये केवल उस नली का कार्य करता है, ठीक, माध्यम मात्र। एक नली है, ऐसी नली जो मुख के भोजन को आमाशय तक पहुंचाने में केवल मदद करता है, ठीक। आमाशय में भोजन आने के बाद क्या होता है, आमाशय से भोजन से सबसे पहले HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आकर मिलता है और आमाशय से ही जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है, ठीक, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक, अम्लीय होती है। अब यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, दूसरा है रेनिन एंजाइम और तीसरा है म्यूसिन, तीसरा है म्यूसिन, ठीक। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन का पाचन करता है। म्यूसिन दूध के केसिन भाग का पाचन करता है, दूध का केसिन प्रोटीन, ठीक, केसिन प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक। म्यूसिन क्या करता है, ये आमाशय की दीवारों पर रक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करता है, रक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करता है। अर्थात ये पाचन क्रिया किसी भी प्रकार के पोषक तत्व का पाचन नहीं करता, बल्कि आमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे पाचक रसों का प्रभाव उस पर न पड़े, ठीक है। अब यहाँ से जब आमाशय में यह क्रिया संपन्न हो जाती है HCl और जठर रस की, उसके बाद ये ग्रहणी में पहुँचता है और ग्रहणी में इससे सबसे पहले पित्त रस आकर मिलता है, पित्त रस ये आकर मिलेगा और पित्त रस के पश्चात अग्न्याशय ग्रंथि अर्थात पैंक्रियाज ग्लैंड से निकलने वाले एक हार्मोन है जिसे कहा जाता है अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस, ठीक। तो अग्न्याशय रस यहाँ पर आकर इससे मिल जाता है। इस अग्न्याशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेज, एमाइलेज और तीसरा है लाइपेज, तीसरा एंजाइम है लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, ठीक। एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को पचाने का कार्य करता है और लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज वसा को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद जब भोजन में पित्त रस अपना काम कर लेता है ग्रहणी में और ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं, तब यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत के दूसरे भाग अर्थात इलियम में आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर इलियम में आंत्र रस निकलता है, आंत्र रस, आंत्र रस, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पहला एंजाइम है इरेप्सिन, इरेप्सिन, ठीक। दूसरा एंजाइम है लाइपेज, लाइपेज और कुछ छोटे छोटे एंजाइम हैं, जैसे यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ। पहला है लैक्टेस एंजाइम, लैक्टेस, दूसरा है सुक्रेस, सुक्रेस और तीसरा है माल्टेस, ठीक। ये 3 एंजाइम हुए जो इलियम में आकर निकलते हैं, अर्थात इरेप्सिन और लाइपेज के अलावा लैक्टेस, सुक्रेस और माल्टेज भी यहाँ पर निकलता है, ठीक है। इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए, प्रोटीन का
पाचन, और प्रोटीन का पाचन करके इसे अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल ही होता है, अर्थात हमारे इलियम में, अर्थात छोटी आंत के इलियम में जब भोजन का प्रोटीन वाला भाग पहुंचता है तो पूरी तरह से पच जाता है। जबकि इसके पहले अगर हम पेप्सिन की बात करें जो अमाशय से निकला था, तो पेप्सिन भी प्रोटीन को तो पचाया था, लेकिन प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल दिया था, ठीक है, पेप्टोन में बदला था। जबकि अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें जो ग्रहणी में आकर स्रावित हुआ था, यह ट्रिप्सिन क्या किया था, ये पॉलीपेप्टाइड में चेंज किया था, पॉलीपेप्टाइड में चेंज किया था। और जबकि हम ये जानते हैं कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन हम तभी मानेंगे जब प्रोटीन अपनी सबसे छोटी इकाई अर्थात अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटी आंत के इलियम में आने के बाद ही अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसे चेंज कर देता है। इसके बाद लैक्टेज क्या करता है, ये दूध का जो लैक्टोज वाला भाग होता है, लैक्टोज शर्करा, इस लैक्टोज शर्करा को बदल देता है ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज क्या करता है, ये सुक्रोज को जो है तो है ग्लूकोज में बदल देता है। और माल्टेज क्या करता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और हम ये जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा खंड क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भोजन के अधिकांश भाग का पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही, अर्थात ग्रहणी और इलियम को मिलाकर ही अधिकांश भाग का पाचन होता है। क्योंकि मुख में केवल टाइलिन के द्वारा क्या पचा था, स्टार्च का पाचन किया गया था, मुख में केवल स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। प्रश्न की प्रकृति को आप लोग समझिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाचन का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग का मतलब क्या होता है, हम जब भी भोजन करते हैं, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसे आप समझिए कि भोजन के अधिकांश भाग का बात कर रहा है, अर्थात हमारे भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, दूसरा होता है वसा, तीसरा होता है प्रोटीन, चौथा होता है विटामिन, पांचवा होता है खनिज अर्थात मिनरल, और छठवां होता है जल, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम मुख की बात करें जहाँ से पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है, तो मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर टाइलिन क्या करता है, यहाँ पर जो लार ग्रंथ से निकलता है टाइलिन एंजाइम, ये क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। ध्यान दीजिए अब प्रश्न की प्रकृति पर, ठीक, स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड होता है, अर्थात एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। यहाँ पर जब हम बात करें मुख के बाद, ग्रास नली में तो पाचन होगा नहीं, मुख के बाद पाचन की क्रिया कहाँ पर होगी, तो आमाशय में होता है, ठीक। और आमाशय में जो जठर रस निकलता है, इस जठर रस को हमने आपको बताया कि इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है, ठीक, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और म्यूसिन होता है। तो म्यूसिन तो पाचन की क्रिया नहीं करता, म्यूसिन में हमने आपको बताया ये केवल रक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करता है, ठीक। तो पाचन की क्रिया में देखा जाए तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में तोड़ दिया, रेनिन दूध को पचाता है और दूध के बेसिकली किसको, केवल केसिन प्रोटीन को पचाता है, केसिन प्रोटीन को पचाता है। अब इसे आप समझिए कि आमाशय में जब पाचन की क्रिया होती है तो केवल प्रोटीन वाले भाग का होता है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ। जबकि प्रश्न में पूछ रहा है अधिकांश भाग, अर्थात इसमें से लगभग 2-3 भागों का जहाँ पर पाचन होगा। तो आमाशय से भोजन छोटी आंत के ग्रहणी में पहुँचता है, ठीक। तो ग्रहणी में पहुँचने के बाद जब अग्न्याशय रस उससे निकलता है तो उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम क्या हमने बताया था, ट्रिप्सिन बताया था, ठीक, पहला एंजाइम था ट्रिप्सिन,
दूसरा एंजाइम था एमाइलेज, ठीक, और तीसरा एंजाइम लाइपेज। अब इसे आप लोगों देखिए, अभी हमने इस पर चर्चा भी किया था। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ठीक, प्रोटीन का भी पाचन हुआ इसका मतलब है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को पचाता है, और इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हुआ। और लाइपेज क्या करता है? ये वसा को पाचन करता है, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए कि छोटी आंत में अगर ग्रहणी वाले भाग में स्पेशली देखा जाए तो अधिकांश भाग का पाचन हुआ, अर्थात प्रोटीन का भी पाचन हुआ, वसा का भी पाचन हुआ और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हुआ, ठीक। इसके बाद ग्रहणी से निकलने के बाद ये भोजन चला आता है इलियम में, ये भी छोटी आंत का एक भाग होता है, इलियम। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इरेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पचाता है, ठीक। इसके बाद लाइपेज यहाँ भी निकलेगा, और ये लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। और सुक्रेस, माल्टेस और लैक्टेस, ये तीनों छोटे एंजाइम मिलकर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न का जो मुख्य भाग है कि पाचन का अधिकांश भाग, तो पाचन का अधिकांश भाग हम देख रहे हैं कि छोटी आंत में ही आकर संपन्न हुआ, क्योंकि मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट पचा और अमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन हुआ, जबकि छोटी आंत के दोनों भाग अर्थात ग्रहणी और इलियम को मिलाकर अधिकांश भाग का पाचन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने उत्तर भी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया, ठीक है, इसके पहले जो आपको फिगर बना के पूरा चार्ट बनाकर आपको समझाया था, तो उसमें हमने देखा था कि बात कर रहा है मुख गुहा में, ठीक है। तो मुख में किसका पाचन हुआ था? तो मुख में हमने आपको बताया था कि मनुष्य का जो मुख होता है इसमें दो एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, ठीक, और दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। टाइलिन क्या किया था? टाइलिन स्टार्च का पाचन किया था, ठीक, और ये स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च को पचाकर क्या किया था? माल्टोज में बदला था, ठीक है। इसके बाद लाइसोजाइम ये क्या करता है? ये भोजन के साथ अंदर गए जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। तो पाचन क्रिया के लिए केवल टाइलिन जिम्मेदार हुआ, क्योंकि जीवाणु का कार्य है लाइसोजाइम का कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना। तो टाइलिन के द्वारा मुख में केवल किसका पाचन हुआ है? स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ना तो प्रोटीन का पाचन हुआ, ना ही वसा का पाचन हुआ, केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन हो रहा है। कहाँ पर? मुख गुहा में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कथन कारण के प्रश्न हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर दिया गया है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ठीक है। सही जवाब भी आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम। आंसर तो आपके सामने है, तो यहाँ हम समझते हैं कि कैसे ए सही और आर गलत है, ठीक है। तो यकृत के विषय में हम लोग देखते हैं। यकृत अर्थात लीवर, ठीक है। यकृत का कार्य अगर हम देखें तो यकृत का एक कार्य है, पहला कार्य पित्त रस जिसे बाइल जूस कहा जाता है, पित्त रस का निर्माण करना और उसे स्रावित करना, ठीक, उसे स्रावित करना, ठीक है, ठीक है। तो निर्माण यही करता है और उसे स्रावित करता है, ठीक। दूसरी चीज अब यहाँ पर देखते हैं कि पित्त रस का कार्य अब हम लोग देखा जाए। पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस देखिए ये ग्रहणी में स्रावित होता है, ठीक है। ग्रहणी अर्थात छोटी आंत में, ठीक, छोटी आंत में स्रावित होगा और ग्रहणी में पहुंचने के बाद ये क्या करता है? ये वसा का इमल्सन करता है, वसा का इमल्सन करता है, ठीक। और जब तक वसा का इमल्सन नहीं होगा,
ठीक। जब तक वसा का इमल्सन नहीं होगा तब तक वसा का पाचन नहीं होता। तो वसा का इमल्सन का कार्य किसके द्वारा किया गया? ये पित्त रस के द्वारा किया गया, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, वसा का पाचन की बात करें, वसा को पचाता कौन है? तो वसा को पचाता कौन है? लाइपेज पचाता है, ठीक। ये लाइपेज इसका पाचन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कथन पूरी तरह से सत्य है। क्यों? क्योंकि अगर यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण न किया जाता तो वसा का इमल्सन न होता। तो पित्त रस का निर्माण करके वसा का इमल्सन में सहायता किया, इस प्रकार से वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न होता है, ये कथन पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि वसा पाचक एंजाइम के रूप में हम लाइपेज को देख रहे हैं जो वसा का पाचन करता है, और यह लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो ये अग्न्याशय ग्रंथ से निकलता है, अग्न्याशय ग्रंथ से निकलता है, ठीक है, ग्रंथ से निकलता है। क्लियर हुआ? तो अग्न्याशय ग्रंथ से निकल रहा है, न कि यकृत से निकल रहा है, क्योंकि अग्न्याशय ग्रंथ से निकलता है अग्न्याशय रस, ठीक। अग्न्याशय रस निकलता है और इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला है लाइपेज, जो अभी हमने आपको बताया, दूसरा है एमाइलेज, ठीक, और तीसरा है ट्रिप्सिन। इसमें लाइपेज यही वसा का पाचन करता है और वसा का पाचन करके उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, अर्थात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, ठीक, ग्लिसरॉल, ठीक। तो ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक। तो वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम ये कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय ग्रंथ से निकलता है, न कि यकृत से निकलता है। तो इस प्रकार से वसा के पाचन में सहायता तो करता है, लेकिन कोई एंजाइम को स्रावित नहीं करता जो वसा को पाचन करता हो, ठीक है। तो कथन इसीलिए सही है और कारण गलत है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो पित्त रस होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो वसा का पाचन होता है ये हमेशा क्षारीय प्रकृति में ही होता है, क्षारीय माध्यम में, ठीक, क्षारीय माध्यम में ही होता है। इसीलिए वसा के पाचन की क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होगा? तो छोटी आंत के ग्रहणी से ही होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है? और आपको सही जवाब भी मिल गया है, यूरिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक के विषय में अभी हमने आपको बताया कि आमाशय से निकलता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है। ये आमाशय से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, और इसका कार्य भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। HCl का कार्य क्या है? तो HCl का पहला कार्य है टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, टाइलिन को उदासीन करना, ठीक, उदासीन करना, अर्थात इसे न्यूट्रल कर देता है। क्यों न्यूट्रल किया? क्योंकि आमाशय में टाइलिन क्या पचाता है? स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट, और हमारे आमाशय में कार्बोहाइड्रेट की पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वहाँ पर टाइलिन की आवश्यकता नहीं, इसीलिए पहले वो टाइलिन को न्यूट्रल कर देता है, ठीक। दूसरा कार्य क्या करता है? ये भोजन के साथ प्रवेश किए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक, नष्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जीवाणु को नष्ट करने वाला एक एंजाइम और है जिसे कहा जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम, ठीक। और यह लाइसोजाइम कहाँ से निकलता है? तो मुख से निकलता है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि भोजन के साथ प्रवेश किए हुए जीवाणुओं को मुख में किसके द्वारा नष्ट किया जाएगा? तो मुख में लाइसोजाइम के द्वारा नष्ट किया जाएगा, और आमाशय में किसके द्वारा नष्ट किया जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा नष्ट किया जाएगा, ठीक है। तीसरा कार्य इसका है, इसका कार्य है कि भोजन के साथ प्रवेश किए हुए
हड्डी के छोटे टुकड़े को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक। और साथ ही साथ ये भोजन को अम्लीय बना देता है, क्योंकि अम्ल है तो अम्लीय बना देगा, अम्लीय बना देता है। ये चारों कार्य याद रखिएगा। प्रश्न इस रूप में आपको कथन कारण के मिल भी सकते हैं, और ये प्रश्न कथन के रूप में मल्टीपल चॉइस प्रश्न में आ सकता है कि निम्नलिखित में से HCl का कार्य नहीं है अथवा HCl का कार्य है। तो ये चारों कार्य आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कार्य है और प्रश्न भी पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। यकृत का कार्य हम लोग देखते हैं, यकृत का कार्य, ठीक। तो यकृत में कार्य में देखा जाए कि क्या ये प्रश्न का उत्तर यूरिया सही है। तो यहाँ पर देखते हैं यकृत का कार्य। तो एक कार्य तो हमने आपको बताया, पित्त रस का निर्माण करना, पित्त रस का निर्माण करना, ठीक है, पित्त रस का निर्माण करना, ठीक। दूसरा इसका कार्य है विटामिन ए का संश्लेषण करना, विटामिन ए का संश्लेषण करना, ठीक, संश्लेषण करना, ठीक। तीसरा इसका कार्य क्या है? तीसरा इसका कार्य है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी को भंडारित करना अर्थात संचित करना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है। चौथा इसका कार्य है यूरिया का निर्माण करना, यूरिया का निर्माण करना, ठीक है, यूरिया का निर्माण करना। और यूरिया के निर्माण में क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में बदल देता है, ठीक, बदल देता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यकृत के द्वारा यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो अमोनिया के द्वारा, ठीक है। अगला कार्य इसका हम लोग देखते हैं, नंबर 5। अगला कार्य है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन ये दो ऐसे प्रोटीन हैं जिनका निर्माण यकृत करता है, लेकिन ये दोनों प्रोटीन, फाइब्रिनोजन हो अथवा प्रोथ्राम्बिन हो, ये प्लाज्मा में जाकर एकत्र रहता है। रक्त का जो प्लाज्मा का भाग होता है उसी में ये घुला हुआ होता है, ठीक। और इनका कार्य अगर देखा जाए कि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है, तो इनका कार्य है रक्त का थक्का बनाना, ठीक। अर्थात जब हमको चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग वाले भाग पर अर्थात चोट वाले भाग पर ये क्या करते हैं? निकलने लगते हैं प्लाज्मा अर्थात रक्त के साथ, और जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं तो ये इस प्रकार की संरचना बनने लगती है, जैसे हम मान सकते हैं कि कपड़े को रफू कराया गया है। तो इस प्रकार की संरचना के कारण जो रक्त कणिकाएँ होती हैं वो इसमें फंस जाती हैं और ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो ये कार्य यही करता है, लेकिन कहाँ पर? जब हमको चोट लगती है और ब्लड बाहर निकलने लगता है। लेकिन इसी के साथ इसका अगला कार्य अगर हम देखें, यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, हिपैरिन का निर्माण करना, ठीक है, हिपैरिन का निर्माण करना। तो हिपैरिन क्या है? ये एक प्रकार का एंटी प्रोथ्राम्बिन होता है, ठीक, एंटी प्रोथ्राम्बिन होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने आपको बताया कि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों मिलकर शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाते हैं और रक्त के प्लाज्मा में घुले रहते हैं। यद्यपि निर्माण तो यकृत करता है, लेकिन रिलीज कहाँ पर कर दिया? ब्लड में। तो ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग में घुलनशील रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये प्लाज्मा में है तो रक्तवाहिका अर्थात शिरा और धमनी में भी लगातार बह रहे होंगे।
तो शिरा और धमनी में भी रक्त को जमना चाहिए था, लेकिन शिरा और धमनी में रक्त क्यों नहीं जमता? क्योंकि वहाँ पर हिपैरिन पाया जाता है और हिपैरिन क्या करता है? एंटी प्रोथाम्बिन के रूप में कार्य करके प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन को न्यूट्रल बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही ये शरीर के बाहर निकलते हैं और हवा के संपर्क में आते हैं, वैसे ही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में और प्रोथाम्बिन थाम्ब्रिन में बदल जाता है और ब्लड जम जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने कार्य हैं। अगला कार्य इसका देखिए, ग्लाइकोजन को संचित रखना, ग्लाइकोजन को संचित रखना। ठीक है, ये सभी कार्य याद रख लीजिए आप लोग, सभी कार्य से प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन के विषय में जान लीजिए कि इंसुलिन हार्मोन, ठीक, ये कहाँ से निकलता है? तो अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। ठीक, इसे भी याद रखिए, अग्न्याशय ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्लैंड। तो अग्न्याशय ग्रंथि का एक विशेष भाग होता है जिसे कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका, अर्थात आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। तो इसके बीटा कोशिका से निकलने वाला एक हार्मोन है और ये क्या करता है? तो रक्त के अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक, अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देगा। इसीलिए जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ का रोग हो जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन में शर्करा अर्थात शुगर चेंज नहीं हो पाता और शुगर की मात्रा रक्त में लगातार बढ़ती जाती है। तो ग्लाइकोजन में जो इसने चेंज किया है इंसुलिन, वह ग्लाइकोजन जाता कहाँ है? तो वह ग्लाइकोजन यकृत में आकर भंडारित रहता है। और कभी जब हमारे रक्त में शर्करा की कमी हो जाती है, रक्त में अगर हम मान लें कि शर्करा की कमी हो गई, शर्करा की कमी, ठीक, अर्थात सपोज करें कि हमको 100 ग्राम शुगर पर डे चाहिए और हम शुरू में लेने लगे 125 ग्राम लिए। इसका मतलब है कि यह 25 ग्राम क्या हो गया? ये 25 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा होने के बाद हार्मोन इंसुलिन निकलेगा और इस एक्स्ट्रा शर्करा को, शुगर को ग्लाइकोजन में बदल देता है। लेकिन इसके बाद हमें यह आभास हुआ कि अगर हम लगातार इस तरह से शुगर खाते रहेंगे तो हमको डायबिटीज़ हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमने अपने आप पर कंट्रोल किया और हम पर डे 75 ग्राम शुगर लेने लगे। 75 ग्राम शुगर लेने लगे तो कमी अब कितने की हो गई? 25 ग्राम की कमी होने लगी। और लगातार अगर कमी रहेगी तो हमारे शरीर में कमजोरी आएगा। तो उसमें क्या होगा? उसी समय लैंगरहैंस की द्वीपिका में एक अल्फा कोशिका पाई जाती है और इस अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन, ग्लूकागॉन। ठीक, तो यह क्या करेगा? यह ग्लाइकोजन को फिर से चेंज कर देता है, किसमें? शर्करा में, अर्थात शुगर में, और ये लेवल मेंटेन हो जाता है। ठीक, तो यह ग्लाइकोजन जो इंसुलिन के द्वारा चेंज किया गया है वो आकर यकृत में भंडारित रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यकृत का, वास्तव में यकृत का कार्य केवल यूरिया का निर्माण करना है, क्योंकि लाइपेज ये कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी अग्न्याशय ग्रंथि से, और श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय से, और श्लेष्मा अर्थात म्यूकस ये भी आमाशय में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया है पित्तरस, बी में दिया गया है लाइपेज और सी में दिया गया है पेप्सिन। और सही आंसर आपके सामने है, केवल 1 और 2 सही है। ठीक, तो यहाँ पर एक का मतलब पित्तरस और लाइपेज, अगर ये दोनों उपस्थित रहेगा तभी लिपिड्स को ध्यान रखिएगा, इसे वसा भी कहते हैं, फैट। ठीक, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो फैट का पाचन होता है, वसा का पाचन, वो किसकी उपस्थिति में होगा। तो अभी हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है पाचन से संबंधित चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इस पर देखिए, पित्तरस, हमने आपको बताया कि पित्तरस क्या होता है। ये वसा का इमल्सन करता है, ठीक, इमल्सन करता है। और लाइपेज क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है,
ठीक। तो पित्त रस जब वसा का इमल्सन कर देता है तब लाइपेज उसको पचाने का कार्य करता है। जबकि पेप्सिन के विषय में हमने आपको बताया कि पेप्सिन जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जो उसका एक भाग है जो आमाशय से निकलता है और ये बेसिकली प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि इसका सही उत्तर क्या है कि लिपिड्स अर्थात जो वसा है वो केवल उसके लिए पित्त अम्ल और लाइपेज ही आवश्यक है उसके पाचन में सहायता करने के लिए। पित्त रस जब निकलेगा यकृत से निकलेगा, ठीक, और वो वसा का इमल्सन कर देता है और उसके बाद लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन कर देता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। ठीक, और इसके विषय में हमने आपको बताया भी था, सही ऑप्शन भी आपके सामने है, कहाँ से, अग्न्याशय से। तो हमने आपको बताया था कि जो मनुष्य का अग्न्याशय ग्रंथि होता है इससे अग्न्याशय रस निकलता है, अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस अर्थात पैंक्रियाज जूस। और इस अग्न्याशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक, पहला कौन सा है, लाइपेज, ठीक, लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, एमाइलेज, और तीसरा ट्रिप्सिन। ठीक, ट्रिप्सिन। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते रहिएगा। ये प्रश्न अगर अभी आपके सामने है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है तो हो सकता है अगले किसी एग्जाम में एमाइलेज का स्रोत या ट्रिप्सिन का स्रोत पूछ ले तो उसका भी स्रोत क्या है, अग्न्याशय रस है। कार्य अगर पूछेगा तो लाइपेज को जानते रहिए कि वसा का पाचन करता है। ठीक, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा एमाइलेज के विषय में, स्टार्च का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है, स्टार्च का अंतिम रूप से पाचन, ठीक, अंतिम रूप से पाचन। तो अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत के ग्रहणी अर्थात डाइडेनम वाले भाग में होता है और एमाइलेज के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च को यह एमाइलेज ग्लूकोज में चेंज कर देता है और ग्लूकोज के बाद एमाइलेज स्टार्च का पाचन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक, प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को पचाकर पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। ठीक, और कारण दे रहा है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। ठीक है, सही ऑप्शन भी है कि ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए इसको विषय में देखते हैं। आंसर तो आपके मिल गया, तो देखते हैं कि मानव शरीर क्या सेलुलोज के पाचन में वास्तव में असक्षम है। तो देखिए सेलुलोज का जो पाचन होता था, सेलुलोज, ठीक, तो प्रारंभ में देखिए सेलुलोज का पाचन मनुष्य करता था कब, जब वो कच्चा मांस और कच्चा भोजन का सेवन करता था अर्थात आदि मानव काल में। ठीक है, तो आदि मानव काल में मानव शरीर में 2 संरचनाएं पाई जाती थी। पहले का नाम है सीकम, पहले का नाम है सीकम, ठीक, अर्थात इसे अंधनाल कहा जाता है, अंधनाल। ठीक, और दूसरे का नाम है कृमिकार उभार अर्थात वर्मी फार्म अपेंडिक्स, वर्मी फार्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक, जिसे हम कहते हैं कृमिकार उभार, कृमिकार उभार। और ये दोनों संरचना वर्तमान में अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान हैं, अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान हैं। ठीक, अब इसे हम लोग समझते हैं कि जब प्रारंभ में आज अवशेषी है इसका मतलब कभी क्या रहा होगा, कभी पूरी तरह से एक्टिव रहा होगा। ठीक, तो कभी एक्टिव जब था तो ये एक्टिव कब था, आदिमानव काल में जब हम कच्चे भोजन का सेवन करते थे। ठीक, तो कच्चे भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती थी और ऐसी स्थिति में हमको सेलुलोज का पाचन करना था क्योंकि हम मुख्यतः सेलुलोज ही लेते थे। ऐसी स्थिति में सीकम और वर्मी फार्म अपेंडिक्स ये दोनों सेलुलोज के पाचन से संबंधित थे। ठीक,
सेलुलोज का ही पाचन करते थे, लेकिन वर्तमान की बात ये कर रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों संरचनाएं अब हमारे शरीर में एक्टिव न होकर अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान हैं, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर, और बड़ी आंत के संधि स्थल पर। ठीक, तो उसी संधि स्थल पर ये आज अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं करते। इसीलिए वर्तमान में मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम माना जाता है। ठीक, लेकिन प्रारंभ की बात करें तो ये प्रश्न इस रूप में आ सकता है प्रारंभ से संबंधित, अर्थात मनुष्य के शरीर में वे कौन से अवशेषी अंग हैं जो कभी सेलुलोज का पाचन किया करते थे? तब आप लगाएंगे सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, जो कभी सेलुलोज का पाचन करते थे, तब सीकम और अपेंडिक्स, और आज किसका पाचन नहीं होता? तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम के रूप में डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो ये सही है कि स्टार्च अपघटक अर्थात स्टार्च को पाचन करने वाला एक एंजाइम और है जिसे हम डायस्टेज करते हैं, ये पाया जाता है। ठीक, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्लीहा, अग्न्याशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है। ठीक, तो यहाँ सही आंसर दिया गया है पित्ताशय में। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में देखते हैं कि पित्त रस का निर्माण, सभी प्रश्न ध्यान रखिए, पित्त रस का निर्माण। ठीक, तो पित्त रस के निर्माण की बात करें तो पित्त रस ये यकृत में बनता है। ठीक, यकृत में बनेगा और यकृत ही इसको स्रावित भी करता है। तो प्रश्न अगर पूछे कि पित्त रस का स्राव, पित्त का स्राव, तो स्रावित भी कार्य कौन करेगा? यकृत। ठीक, इसके बाद पित्त रस का संचय की बात कर रहा है, ये कहाँ पर भंडारित रहेगा? तो पित्ताशय में भंडारित रहता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक, पित्ताशय में भंडारित रहेगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि संचय कहाँ होता है, भंडारित कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। बात अगर इसके प्रकृति की बात करें कि पित्त रस का प्रकृति क्या है, इसका नेचर, तो यह प्रकृति में क्षारीय होता है। ठीक, क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसके कार्य की बात अगर करें कि पित्त रस का कार्य क्या है, तो पित्त रस का कार्य है वसा का इमल्सन करना, वसा का इमल्सन करना। ठीक, वसा का इमल्सन करना। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, सभी प्रश्न आ सकते हैं बारी बारी से किसी भी एग्जाम में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है। चलिए प्रश्न अभी हम लोगों ने चर्चा किया और यहाँ पर आया भी प्रश्न है ये कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। संचित की बात करेगा पिछले प्रश्न में, तो पित्ताशय में। ठीक, और कार्य वसा का इमल्सन करना, प्रकृति क्षारीय। इतने प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, ठीक, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? और सही जवाब भी है वसा का। ठीक है, तो इसके विषय में हमने अभी अभी पढ़ा है कि पित्त रस क्या करता है। देखिए पित्त रस, ठीक, तो निकलता कहाँ है? यकृत से भंडारित होगा पित्ताशय में, और उसके बाद अंतिम रूप से इसी पित्ताशय से निकलकर ये कहाँ पर आता है? ग्रहणी अर्थात डाइडेनम में। ठीक, ग्रहणी मतलब छोटी आंत, छोटी आंत का पहला भाग हमने आपको बताया ग्रहणी में आता है, और ये क्या करता है? वसा का इमल्सन करता है, वसा का इमल्सन। ठीक, तो इसे आप समझिए कि जब तक वसा का इमल्सन नहीं होगा तब तक वसा का पाचन नहीं होगा, चाहे कितना भी लाइपेज आप उसमें मिला लीजिए। लाइपेज के मिलने के बाद भी वसा का इमल्सन तब तक, वसा का पाचन तब तक नहीं हो सकता जब तक वसा का इमल्सन न कर दिया जाए, और यह कार्य कौन करता है? पित्त रस। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पित्ताशय में कोई पत्थर अर्थात स्टोन आकर बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में पित्ताशय से पित्त रस सुचारू ढंग से ग्रहणी तक नहीं पहुंच पाता, और पित्त रस के अभाव में वसा का इमल्सन नहीं हो पाता। इसीलिए जब पित्ताशय में पथरी बन जाती है तो वसा का पाचन प्रभावित हो जाता है, क्योंकि
पित्तरस का सुचारू ढंग से जो पहुंच होनी चाहिए ग्रहणी तक, वह प्रभावित हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जो पित्तरस में पथरी बनती है, स्टोन, वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जालेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जालेट, कैल्शियम ऑक्जालेट का बना होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए कि जो पित्ताशय की पथरी होती है उसका निर्माण कैल्शियम ऑक्जालेट से होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए तो आज के सेशन में हम लोग वीडियो में इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए जो पाचन तंत्र से संबंधित था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस घटना चक्र के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, कंकाल और मांसपेशी तंत्र। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों।